नमस्कार। व्हाट इज़ लैंग्वेज इसके सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे लैंग्वेज और उसके प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के बारे में। पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरीनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं निरंकुशता। क्या होता है ये? द चॉइस ऑफ सिम्बॉल्स यूज्ड बाय अ लैंग्वेज इज़ हाउएवर सेड टू बी आर्बिट्रेरी। जो भी हम सिंबल यूज़ करते हैं लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्टिकुलर वर्ड एंड इट्स मीनिंग। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि किसी भी वर्ड और उसके मीनिंग के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसके लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और उस सिंबल्स को आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं। Each particular language uses a different set of symbols. Arbitrariness is useful property because it increases the flexibility of language. Each particular language, such as English, French, Russian, Hindi, uses a different set of symbols. दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डुअलिटी, द्विविधता। लैंग्वेज appears to be organized at least at two levels. पहला level is the primary level consisting of the units. Second level is the secondary level consisting of the elements. For our purposes, we can consider the elements of verbal language to be speech and sounds, that is consonant and vowels. हम लोग अपने हिसाब से इसको दो लेवल में बांट सकते हैं। पहला लेवल इज़ कॉन्सोनेंट, दूसरा लेवल वॉल्स है। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट और वॉल्स क्या होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो भी अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिस्टेमेटिसिटी, व्यवस्थात्मकता। लैंग्वेज इज एन ऑर्डरली मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड सो ऑन. Regularity and order, that is systematicity, are essential for language to work properly. देखिए यहाँ पे भी बात जो आई है रेगुलरिटी और ऑर्डर पर ही आई है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज इज गवर्नड बाय द रूल्स दैट डिफाइन विच कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट. फोर्थ इज स्ट्रक्चर डिपेंडेंस, संरचना निर्भरता. Language appears to have an underlying pattern structure and human appears to intuitively recognize these patterns. The patterned structure of language allows us to both rearrange and substitute segments simultaneously. Fifth is productivity, उत्पादकता. Productivity is a general term in linguistics referring to the limitless ability to use language. यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का जो मतलब है वो है कि लैंग्वेज की कोई सीमा नहीं है, उसको इस्तेमाल हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं. द लिमिटलेस एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज. इन लिंग्विस्टिक्स प्रोडक्टिविटी इज़ द डिग्री टू विच नेटिव स्पीकर या मदर टंग स्पीकर यूज़ अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल प्रोसेस, एस्पेशली इन अ वर्ड फॉर्मेलिटीज़. नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन. लैंग्वेज ऑल्सो अलाउ अस टू थिंक ऑफ, कम्युनिकेट अबाउट समथिंग और समवन दैट इज नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. बहुत बार ये होता है कि हम किसी ऐसे चीज़ के बारे में बात करते हैं या कैसे किसी वैसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो एट प्रेजेंट हमारे सामने नहीं होते, या हमने कल या परसों कोई फिल्म देखी, हमको अच्छी लगी और हम उस फिल्म के बारे में हम किसी को बता रहे हैं. अभी वो फिल्म हमारे सामने एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं तो लैंग्वेज के पास वो कैपेसिटी है कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है हम उसके बारे में भी बता के, लिख के लोगों को समझा सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन.
This property refers to the fact that language allows us to substitute an arbitrary word for a physical action. जी कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. द पुलिस ऑफिसर हु इंस्ट्रक्ट्स अ क्राउड टू मूव अलॉन्ग has used the language to substitute for the physical action of driving the crowd forwards. Here the language is substituted for physical action. यहाँ बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, बहुत भीड़ है और वो भीड़ को बोल रहा है भैया आगे चलिए आगे चलिए, तो वो एक्शन आगे चलिए वाला ना करके अगर सिर्फ इतना ही बोलता है कि आप थोड़ा आगे बढ़िए, रास्ता दीजिए, तो वो जो उसका सेंटेंस है वो अपने आप में एक पूरा का पूरा एक्शन है. And that is what specialization is all about. Next is cultural transmission, सांस्कृतिक उपचालन. Language is the means by which humans are able to teach the upcoming generation all that they have learned till date. If we did not have the ability to use language, then it would be largely impossible to transmit our knowledge and experience to the next generation. This property of language is referred to as cultural transmission. जैसे कि हमारे घर में हमारे जो बुज़ुर्ग है वो अपनी नॉलेज जो वो उस समय अपने ज़माने में एक्वायर किए होंगे वो फिर हमको वो सिखाते हैं और हमको बताते हैं. तो ये किसके द्वारा बताते हैं? ये उस लैंग्वेज के नॉलेज के द्वारा बताते हैं. तो अगर लैंग्वेज ना हो तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम नॉलेज शेयर करते आ रहे हैं ये करना मुश्किल हो जाए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैंग्वेज फंक्शन. लैंग्वेज फंक्शन को एक्चुअली दो भाग में बांटा गया है, माइक्रो फंक्शन और मेजर फंक्शंस. तो माइक्रो फंक्शंस का पहला टॉपिक इज़ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, शारीरिक कार्य. क्या क्या आता है इसके अंदर? रिलीजिंग फिजिकल एंड नर्वस एनर्जी. इट इज़ ईजली रिकॉग्निजेबल व्हेन डिवोटेड फैंस ऑफ स्पोर्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल वॉचिंग देयर फेवरेट डिसिप्लिन ऑन टेलीविजन. Such fans often shout instructions, express support and disappointment, and while as the means of communicating with sportsmen they are useless. Such cheers are to release repressed energy. आप सभी लोग क्रिकेट या कोई भी गेम फुटबॉल देखते होंगे, वहाँ पे जो लोग क्राउड में बैठे हैं या हम घर पे भी बैठे हैं, अगर कुछ अच्छा शॉट लग जाए या कोई गलत तरीके से आउट हो जाए तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं. ये जो रिएक्शन है इसी को फिजियोलॉजिकल फंक्शन बोलते हैं. Similarly, cursed words are used to serve this purpose as they rarely convey any meaning and are only to make speaker feel better. Next is phatic function, सामाजिक संबोधन. For sociability, ये कब किस लिए यूज़ की जाती है? sociability के लिए. The use of such phrases as nice day today or how do you do is characterized by lack of any information, content, and is intended to link people and make the coexistence peaceful and pleasant. Phatic function एक दूसरे को अच्छा जताने के लिए, एक दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रिकॉर्डिंग फंक्शन, जैसे कि आप जानते हैं रिकॉर्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दर्ज करना. जैसे मैंने अपनी ये नोट्स दर्ज करी है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी लैंग्वेज की ही देन है. तो recording function denote using language to make a durable record of things that ought to be remembered. At the beginning, writing systems took forms of pictures representing the things they referred to, gradually developing into alphabets in their present form. Next जो हमारी प्रॉपर्टी है that is identifying functions, पहचान. Language is used to identify the objects and events in the world we live in. Without this function, language would be almost useless, as it is thanks to the name things that we know what is talked about. इसका मतलब है कि आज हम जो भी बात करते हैं जिस भी चीज़ की, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की, उसका कुछ ना कुछ नाम है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इस पेपर वेट की जगह मैं ये स्टेपलर यूज़ कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का नाम है स्टेपलर. अगर इसका नाम स्टेपलर नहीं होता या फिर अगर मुझको
पेन चाहिए, मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ भाई मेरे को उस टेबल से एक पेन उठा के दे, अगर वो चीज़ का नाम पेन नहीं होता तो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती। एंड दैट इज़ द फंक्शन विच इज़ नोन एज आइडेंटिफाइंग फंक्शंस। नेक्स्ट इज रीजनिंग फंक्शन, विचार। बिफोर वी से समथिंग वी थिंक, एंड टू डू दैट वी नेसेसरली यूज लैंग्वेज। हमेशा ये कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक, कहने के पहले आप 2 बार सोचिए। तो जब हम कुछ सोचते हैं तो जिस भाषा में हमको अपने विचार को रखना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, उस भाषा में पहले हम अपने दिमाग में एक सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उस सेंटेंस को अपने मुंह से बोलते हैं। तो ये जो एंटायर फंक्शन है इसको हम बोलते हैं रीजनिंग फंक्शन। कम्युनिकेटिंग फंक्शन, संचार, इसके अंदर 6-7 पॉइंट आते हैं। पहला, रिक्वेस्टिंग, इन्फॉर्मिंग, अपोलोजाइजिंग, ऑर्डरिंग, प्रॉमिसिंग एंड रिफ्यूजिंग। अनुरोध करने के लिए, बतलाने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, आदेश देने के लिए, वादा करने के लिए और मना करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्लेजर फंक्शन, आनंद। द फैक्ट दैट लैंग्वेज ऑफन गिव्स प्लेजर बोथ टू द स्पीकर एंड टू द लिसनर्स। लैंग्वेज हमेशा हमको आनंद देती है। या कभी हम कोई फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो जिसने वो गाना गाया है उसको भी गाते समय मज़ा आया होगा, तब उसने रिकॉर्ड किया है। और फिर जब उस गाने को हम सुनते हैं तो हमको सुनने में भी मज़ा आता है। तो ये जो जिसने गाया है और जो सुन रहा है, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो लैंग्वेज ही उस ब्रिज को बनाती है। पीपल ऑल्सो derive pleasure from unusual use of syntactic language, as well as novelties of meaning and language games, which is often used by skillful writers. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बाद में एक अलग तरीके से पढ़ा भी जाएगा। फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, दैट इज़ कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग एक्चुअली में होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं, या जैसा भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली हम किसी के साथ, अगर दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो 2 या 3 लैंग्वेज एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब एक लाइन मैंने हिंदी में बोली, फिर अगला लाइन इंग्लिश में बोला, एक लाइन के अंदर हिंदी में बोलते बोलते अंग्रेज़ी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, फिर अंग्रेज़ी बोलते बोलते हिंदी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को लैंग्वेज के भाषा में कोड स्विचिंग बोलते हैं। आई एम फ्रीक्वेंटली स्विचिंग माई कोड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। बाईलिंगुअल स्पीकर्स, मतलब वो स्पीकर जो 2 भाषाएं बोलते हैं, consciously or unconsciously shift from one language to other during speaking, and this is known as code switching. Next is lingua franca. Now what is lingua franca? A shared language of communication used by people who are speakers of different languages is called lingua franca. It is language adopted as a common language between speakers whose native language are different. अब जो 2 लोग हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज अलग है, फॉर एग्ज़ाम्पल राम है जिसकी नेटिव लैंग्वेज ए है, श्याम है जिसकी नेटिव लैंग्वेज बी है, और वो दोनों ही किसी तीसरे जगह मिलते हैं जहाँ वो दोनों ही नेटिव लैंग्वेज नहीं चलती, तो उनके बीच की कोई कॉमन लैंग्वेज होगी, तो वो उस कॉमन लैंग्वेज के बीच में बात करते हैं। तो वो जो कॉमन लैंग्वेज है, जो आपस में एक दूसरे को बात कर रहे हैं, उसको हम लैंग्वेज के भाषा में लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितनी वैरायटीज़ है, जैसे आप देख रहे हैं, लैंग्यू, पैरोल, डायलेक्ट, डायलेक्टल एंड डायलेटोलॉजी। सबसे पहले हम लैंग्यू देखते हैं। लैंग्यू इज़ अ फ्रेंच वर्ड। दीज आर द रूल्स ऑफ साइन सिस्टम विच माइट बी ग्रामर। ये रूल्स है, सेट रूल्स हैं जो साइन सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट इज़ पैरोल। ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। अ फ्रेंच वर्ड, these are articulation of signs, for example speech or writing. It is an individual speech act. Next is dialect. Dialect, when a group of individuals share particular language or particular ways of speaking, the group uses a dialect. A dialect spoken in a geographical are called regional dialect.
जब कुछ लोग, एक ग्रुप है लोगों का जो आपस में कुछ अपनी अलग अपने भाषा में बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली उसी ग्रुप के अंदर वो भाषा यूज़ हो रही है, उसको डायलेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज डायलेक्टल. If two or more varieties of language differ in grammar, vocabulary, and pronunciation, the difference are called dialectal. Now, dialectology. Dialectology is nothing but a study of dialect. Next is idiolect. Idiolect दो शब्द से बना है. Idio and lect. Idio is individual and lect is variety of language. हर इंसान की अपनी अलग ईडियोलेक्ट होती है, चाहे वो हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, जो भी लैंग्वेज वो बोल रहा है, ईडियोलेक्ट इंसान से चेंज होता है. यहाँ पे लिखा है ईच पर्सन और इंडिविजुअल हैज़ हिज और हर डायलेक्ट एंड दिस इंडिविजुअल डायलेक्ट इज नोन एज ईडियोलेक्ट. ये तो आप लोग को पता होगा. स्लैंग, एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनफॉर्मेलिटी इन द यूज ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट इज जार्गन. It is a term used to refer to a set of words or expressions used by a specific group among themselves. Next is cant. It is a term used to mean the secret language used by class or a section. And last is phatic. Phatic is the social use of language, like using stereotyped expression for greetings such as good morning, namaskar, vanakkam, etc. And leaving के समय हम क्या बोलते हैं किसी को? goodbye. That has been named as phatic. आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्रामेटिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स. इसके अंदर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है आइसोलेटिंग लैंग्वेज, हिंदी में अयोग्यात्मक भाषा. These are those that identify the words with the roots. A language is isolating or analytical when there are no inflections. What are inflections? That is when words can only be made out of one morpheme. जब हम किसी एक ही मॉर्फिम को यूज़ करके कोई शब्द बनाते हैं तो उसको आइसोलेटिंग लैंग्वेज बोलते हैं. मॉर्फिम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ अफिक्सिंग लैंग्वेज. अफिक्सिंग लैंग्वेज इन हिंदी इसको हम बोलते हैं प्रत्यय प्रधान भाषा. दीज आर दोज दैट अफिक्स मॉडिफाइंग एलिमेंट्स टू द रूट. Symbolic or inflective language. These are those that employ internal modification vowels and consonants. In linguistic morphology, inflection is a process of word formation. Actually inflection हम word formation जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई शब्द कैसे बनता है तो उसमें inflection का काम होता है. So in linguistic morphology, inflection is a process of word formation in which a word is modified to express different grammatical categories such as tense, case, voice, aspect, person, number, gender, etc. etc. This is a language that changes the form or ending of some words when the way in which they are used in sentences changes. नेक्स्ट इज़ एनालिटिक लैंग्वेज. इसको हिंदी में विश्लेषणात्मक भाषा कहते हैं. इन लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी एन एनालिटिक लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट प्राइमरली कन्वेज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन सेंटेंस बाय द वे ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स सच एज पार्टिसिपल्स, prepositions, etc. and word or order as opposed to utilizing inflection. Synthetic language. Synthetic language is any language in which syntactic relations within sentences are expressed by inflection or by agglutination. Now यहाँ पे एक शब्द आया था syntactic relationship. तो what is syntactic relationship? is relation between the constituents of various types of phrases or sentences. इसे हिंदी में वाक्यात्मक संबंध कहते हैं. और आज का हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक इज़ polysynthetic language. Now what is polysynthetic language? Polysynthetic language is a language in which words tend to consist of several morphemes. इसको हिंदी में बहुरूपी भाषा कहते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मॉर्फिम का इस्तेमाल किया जाता है. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी सारे लोगों को इसके बारे में बताइए. धन्यवाद.